हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, वीडियो और ऑडियो एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएसवी क्लासेस में, जहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 क्लास 11th का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब ये केमिस्ट्री का एकदम बेस है, जो हमारे केमिस्ट्री के बेस को डेवलप करेगा और इससे हम आगे एकदम हाई लेवल की ओर जाएंगे इस केमिस्ट्री के टॉपिक से। जिससे एक बेस होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग बन रही हो तो उसका पहले हम कहा जाता है कि बेस उसका अच्छे से बना दे, नींव उसकी अच्छी डाली जाए तो बिल्डिंग की पकड़ मजबूत होती है। वैसे ही केमिस्ट्री में पकड़ बनाने के लिए हमको इस चैप्टर को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पास आज हम केमिस्ट्री का बेस एकदम से स्टार्ट करेंगे। तो हम चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि केमिस्ट्री क्या है। कोई भी चीज़ अगर हम शुरू कर रहे हैं तो पहले उसको जान लें कि वो है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी भी सिटी के बारे में, तो हमको ये पता होगा कि वो सिटी है कहाँ, वो कैसी है, हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमको अगर पता होगा तभी हम वहाँ पास जाएंगे ना। नहीं मुंह उठा के ऐसे थोड़ी ना कहीं किसी सिटी में चले जाते हैं। हमारा मन होता है जैसे घूमने हमको जाना है किसी सिटी में, तो हमको पता होगा ना पहले हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या चीज़ देखना है, तो इसलिए हम जाते हैं वहाँ पास। तो इस चैप्टर को भी पढ़ने से पहले, इस ब्रांच को पढ़ने से पहले साइंस के, इसमें हम जान लें कि हमको इसमें क्या क्या स्टडी करना होगा, किसके बारे में स्टडी करना होगा, क्यों स्टडी करना होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये सब इसमें हम जान लेंगे इस चैप्टर में। ठीक, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में भी हम जानेंगे। तो फिलहाल चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री को जान लेते हैं आखिरकार ये केमिस्ट्री नाम की चीज़ है क्या। ठीक, इससे हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहले मेरे दिमाग में, हम सभी के दिमाग में ये उठना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, हम क्यों पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें क्यों पढ़ें इसको, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री जानते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहला नंबर यहाँ पास आता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री। पूछ ले आपसे कि आप कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बताइए क्या होती है केमिस्ट्री, तो आप क्या जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही उठना चाहिए कि किसी भी चीज़ की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो आखिरकार वो है क्या, पहले वो हम जान लें। फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पहले जान लें फिजिक्स है क्या, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ जान ले है क्या, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश जान ले क्या है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी जान ले है क्या। फिर उसके बारे में आगे हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू करें। यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत उसके जानने से होती है, कि अगर हम पहले उसको जाने, फिर उसके अंदर की, फिर उसके अंदर की चीज़ जानते जानते चले जाएं तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सिटी का किस सिटी का नाम सुनते हैं, ठीक, कहीं हमको जाना है, कोई अच्छी सिटी है, तो पहले हम उसका नाम चूज़ कर ले कि हम इस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। पहले उस सिटी का नाम ढूंढा, फिर उसके अंदर है क्या क्या, उसको हम देखें कौन सी घूमने वाली जगह है, कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ अच्छा लगेगा, ये सब हम सर्च करते हैं, तब वहाँ पास हम जाते हैं। इसी तरह हम केमिस्ट्री को अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम जान लें कि केमिस्ट्री है क्या। तो हाँ, ये हम देखते हैं क्या है केमिस्ट्री। तो कुछ नहीं है, ये एक साइंस की ब्रांच है। ठीक, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ मैटर ना, मैटर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, किन से मिलकर के बना हुआ है, क्या है उसमें, क्या गुण होगा उसका, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इन सब के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, किसी भी मैटर के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, छोटे छोटे किन से मिलकर के बना हुआ है, ये सब अगर हम स्टडी करते हैं तो ये सब स्टडी किस में आती है, केमिस्ट्री में आती है। ठीक, जिससे हमको पता चलेगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हाँ, इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ प्रॉपर्टी ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड। हमने क्या कहा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। इन सब के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी साइंस की ब्रांच में, तो वो साइंस की ब्रांच क्या कही जाती है, केमिस्ट्री कही जाती है। तो हम यहाँ पास लिख रहे हैं एक शब्द, देखिएगा, इसका आंसर होगा द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ
science in which we deals with properties and structure of elements and compounds। हाँ, देखिए जो बोला हमने वही लिखा। हमने क्या कहा, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की कोई भी ब्रांच हो, ब्रांच ऑफ साइंस बोला, इन विच मतलब उसमें वी डील्स विथ प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। यानी हम किससे डील करते हैं, प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी हम देखें कि उसका क्या गुण है, वो किस कलर का है, किस साइज का है, किस आकार का है, क्या बहने का गुण रखता है, क्या एक जगह स्थिर रहता है, ये सब अगर हम उसमें डील करते हैं, यानी डील मतलब स्टडी करते हैं उसके बारे में, ये सब देखते हैं। और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, वो सब हम उसमें अगर देखें तो वो ब्रांच साइंस की क्या होती है, केमिस्ट्री कही जाती है। ठीक, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट और कंपाउंड ना, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में जहां हम स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या होती है, साइंस की केमिस्ट्री होती है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैटर की ही स्टडी हम यहाँ पास करेंगे इस चैप्टर में। जैसे मैटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, तो मैटर सबसे पहले ही होगा कि मैटर हम किसे कहते हैं, मैटर भी जान लें कि मैटर होता क्या है। ठीक, जैसे केमिस्ट्री जाना तो हमने यहाँ पास लिखा डील्स विद प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड एक प्रकार का क्या है, मैटर है। तो मैटर होता क्या है, पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझानेंगे कि मैटर क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है, तो व्हाट इज मैटर। ठीक, तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है जो लड़ाई वड़ाई हो जाए तो मैटर, बातचीत वाला नहीं है कि आप डाल दें कि मैटर क्या होता है, किसी गूगल पे तो बता दे बातचीत, कोई झड़प किसी एक दूसरे के इंसान के बीच में, तो वो वाला नहीं। ये मैटर है कोई भी सब्सटेंस जिसे बोलते हैं, पदार्थ ना, तो उसके बारे में पहले हम जान लें वो है क्या। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा, anything around us, any things around us, यानी हमारे आसपास वे सभी पदार्थ which has some mass, which has some mass, some mass का मतलब उसके पास कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, which has some mass, which has some mass and occupy, which has some mass and occupy some space। देखिए, एनीथिंग अराउंड अस विच हैज सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, यानी हमारे आसपास कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हम उठाएं अपने हाथ में, उसका क्या होना चाहिए, कुछ वेट होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए, और उसको हम स्पेस में रख दें तो वो क्या करे, कोई ना कोई स्पेस को ऑक्युपाई कर ले ना, स्थान को ग्रहण कर ले। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को हम वेट मशीन पे अगर रखें तो वेट मशीन पे रखने पर ये कुछ ना कुछ ग्राम का होगा, मान लो 50 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ ना कुछ इसका ग्राम होगा, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा अगर हम वेट मशीन पे इसको रखें तो। ठीक, और वही इसको अगर किसी अलमारी में रखना हो या किसी बैग में हमको मान लो रखना हो, तो वो बैग का इतना स्थान जो इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के इक्वल ये स्पेस को ले लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, जहाँ भी रखेंगे। ठीक, यहाँ भी रखे हुए हैं एयर में तो इतना पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा चारों ओर से ये रखा हुआ है, तभी इसके बगल में हम दूसरा मार्कर रख पा रहे। नहीं, अगर ये ऑक्युपाई ना किया होता तो हम कहीं ना कहीं इसी की जगह रख पाते ना, लेकिन ये ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, इसके ऊपर रख पा रहे हैं, और दूसरा फिर इसके ऊपर ऐसे रख पा रहे हैं, क्योंकि ये स्पेस में कोई ना कोई
एरिया को, वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो मास हो और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, वो क्या होता है, मैटर होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे पेन है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, ठीक, बुक है हमारे पास, ठीक, वो हम यूज़ करते हैं। घर में चेयर होती है सबके, वो है ऑक्युपाई करता है कुछ ना कुछ। ठीक, इसी तरह हम अगर देख ले कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट देख लें, घर में यूज करते हैं, ठीक, शुगर देख लें, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक, अब मैटर होती क्या नहीं है, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल बताइए। अब आप सोचोगे कि सब कुछ तो हमारे पास हम देख रहे हैं, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही और कुछ ना कुछ वो स्पेस को ऑक्युपाई भी करेगा, लेकिन ऐसा क्या है जो मैटर नहीं है, जो ऑक्युपाई नहीं कर रहा है स्पेस को और मास है नहीं, कुछ ऐसा होगा दिमाग में। तो हम यहाँ पास आपको बता रहे हैं कुछ एग्जांपल जो मैटर नहीं है। जैसे हम अगर यहाँ पास देखें शैडो, अपनी शैडो को देखते हैं, शैडो क्या करती है, शैडो स्पेस को तो ऑक्युपाई कर लेती है, लेकिन उसको वेट मशीन पे अगर रख दें, क्या उसका कुछ मास होगा? कभी आपने देखा है कि मान लो सपोज करो आप ऐसे सामने अपने कोई वेट मशीन रख दो और पीछे से आपके लाइट आए और आपकी शैडो उस वेट मशीन पे जाए, और क्या वो उसका कुछ मास होगा? कभी आप चेक करके देखिए, उसका मास होता ही नहीं है। वेट मशीन पे 0 0 ही लिखा रहेगा, लेकिन वो शैडो का कोई भी मास नहीं होता है। इसलिए शैडो हमारे पास वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो ऑक्युपाई तो कर रहा है स्पेस में हमारी जो परछाई बनती है, तो स्पेस को वो ब्लैक कर देता है उतना वाला पार्ट, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता, तो हम उसको मैटर नहीं कर सकते। इसी तरह मेटल के छोटे से छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनका मास होता है, लेकिन वो स्पेस में दिखाई नहीं देते हैं, ऑक्युपाई स्पेस के किसी भी वॉल्यूम को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg यानी किलोग्राम, इतना होता है, इतना छोटा इसका मास है, लेकिन ये स्पेस में हमको दिखाई नहीं देता, हम इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेस को ऑक्युपाई, स्पेस में कोई भी वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, जिसके कारण इसे भी मास मैटर नहीं कहा गया, ये मैटर पार्टिकल नहीं है। ठीक, तो ये है कुछ एग्जांपल जो केमिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की और ये मैटर के बारे में। ठीक, प्लीज़ इसको अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, या तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। ठीक, अब हमने मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था और आई होप कि आपको मैटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैटर के बारे में ना समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपको कुछ ऐसा एग्जांपल आपको दें कि आपको मैटर एकदम से क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक मैटर के बारे में पता चल गया होगा कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो हमारे पास क्या करे हो, उसका क्या हो, कुछ वेट हो, कुछ द्रव्यमान हो हिंदी में, ठीक, और वो स्पेस में कोई ना कोई जगह को घेर ले, ऑक्युपाई कर ले, ठीक, वो सब क्या होती हैं, पदार्थ होते हैं, यानी सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मैटर है, मैटर के बारे में तो हमने जान लिया। अब मैटर के भी प्रकार होते हैं, मैटर को भी क्लासिफाई किया गया है। तो अगली हेडिंग हमारी यही पास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को क्लासिफाई हम कितने तरीके से कर सकते हैं, अब यहाँ पास हम देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पास देखते हैं कि मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का किया गया है, दूसरा हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। हम एक साथ एक यहाँ पास चार्ट बनाएंगे जिसमें हम पूरे मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मैटर के बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे और मैटर क्या है उसके बारे में हम देख चुके हैं फिलहाल। अब मैटर का क्लासिफाई हम करेंगे और उसके हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे यहाँ पास। तो चलिए देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास से होता है एक चार्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पास होता है, ये मैटर होता है हमारा, ठीक, MATTER, ये है हमारा मैटर। ठीक, अब ये मैटर को हम 2 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा होता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पास हम फिजिकल के बारे में सबसे पहले चलते हैं। फिजिकल में होता क्या है, बेसिकली रूप से फिजिकल, ठीक,
फिजिकल, फिजिकल मतलब जो हमको दिखाई देता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब वही होता है जो हमको दिखाई देता है, यानी दिखाई देगा हमारे आसपास, आँखों से दिखाई देगा कि उसमें क्या है, जो चेंजेस किसी भी मैटर का जो गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा, जो गुण हमको अपनी आँखों से दिखाई दे, हम उसको महसूस कर सके, छू के, देख के, तो वो सब हमारा क्या होता है, फिजिकल होता है ना। ठीक, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसके क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट होते हैं फिजिकल में। ठीक, एक बाय एक करके हम यहाँ पास लिख रहे हैं। पहला जो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करेंगे तो कोई ना कोई मैटर सॉलिड हो सकता है पहला, ठीक, और दूसरा लिक्विड हो सकता है। ये क्लास 9th में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वही थोड़ा सा यहाँ पास एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। ठीक, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। यहाँ पास फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो मैटर होता है वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब हम यहाँ पास करेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्योर, और दूसरा होता है मिक्सर। यही हो सकते हैं, या ऐसा मैटर जो हो हमारे पास एकदम प्योर, और प्योर नहीं होगा तो वो किसी न किसी का मिक्सचर होगा, तो इसे प्योर सब्सटेंस बोल दो, प्योर मैटर, या मिक्सचर बोल दो। ठीक, ये मिक्सचर या प्योर। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मिक्सचर भी सॉलिड, लिक्विड, गैस का हो सकता है, लेकिन सॉलिड में हम केवल सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड में लिक्विड के बारे में, गैस में गैस के बारे में। अब हमारे पास अगर मिक्सचर होगा तो मिक्सचर में हम ये देखेंगे कि 2 सब्सटेंस आपस में मिले हुए होंगे तो वो केमिकली कंबाइन हो सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पास केमिकल क्लासिफिकेशन में इन सब पार्ट को रखते हैं। ठीक, कंबाइन जब भी कोई चीज़ होता है तो वो केमिकली होता है। ठीक, यानी वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, मिले हुए होंगे। ठीक, तो वहाँ पास या तो वो सब्सटेंस प्योर होगा या तो फिर हमारे पास मिक्सचर होगा। इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चार्ट को बना लेते हैं। अब प्योर भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक, एक होता है एलिमेंट, एलिमेंट्स, और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में इसको तोड़ा गया है। ठीक, अब एलिमेंट जो होता है फिर से हमारे पास 3 टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पास एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटेलॉइड। ठीक, अब हमारे पास ये जो होते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये 2 टाइप के होते हैं। अब हम अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एंड नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे पास मैटर था, मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया। पहला फिजिकल, दूसरा
केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर जो है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। ठीक, अब प्योर को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, पहला एलिमेंट में आया, दूसरा कंपाउंड में आया। एलिमेंट में आया तो वो 3 टाइप के हो गए, पहला मेटल हो गया, दूसरा मेटेलाइट नॉन मेटल हो गया, तीसरा मेटेलाइट हो गया। ठीक, अब कंपाउंड में आते हैं तो कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ठीक, और मिक्सचर में आते हैं तो मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स के हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इसको लिख लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिएगा, जैसा ऐसे बना हुआ एकदम साफ सुथरे से, और नहीं तो फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर बना लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसका नाम है सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड के बारे में एक टॉपिक डिस्कस कर लें कि सॉलिड पहले जान लेते हैं होता क्या है, डिफिनीसन क्या होती है सॉलिड, और सॉलिड कोई भी मैटर होता कैसे है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीसन लिखने जा रहे हैं, साथ में देखिए पहले हम बोल देते हैं। तो सॉलिड क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर विच है डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, मतलब उसका डिफिनिट वॉल्यूम भी होना चाहिए, डिफिनिट शेप भी होना चाहिए, वही मैटर क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। अब सोचने लगे होंगे कि इसका मतलब क्या है, डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप का मतलब क्या होगा, ये पहले समझाइए आप भैया। तो हम पहले इसको आपको डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर की साइज, ठीक, हम अगर यहाँ पास शेप की पहले बात कर रहे हैं, ठीक, डिफिनिट कैसे हुआ, मेरे हाथ में है तब भी ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये मेरे हाथ में है तब भी सिलेंड्रिकल शेप है। इसको अपने बैग में रख दे तब भी सिलेंड्रिकल शेप पे होगा, टेबल पे रख दे तब भी सिलेंड्रिकल शेप होगा, घर के किसी भी कोने में रख दे तब भी ये सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा। इसकी साइज और शेप नहीं बदल रही है, प्लेस हम अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग प्लेस पे इसको डाल रहे हैं, अलग अलग प्लेस पे रख रहे हैं इसको, लेकिन इसका जो शेप है सिलेंड्रिकल ही बना रहा। तो ये जगह बदलने के साथ साथ इसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो मतलब इसका शेप क्या है, फिक्स है। इसी तरह अगर इसका शेप फिक्स है तो इसका वॉल्यूम कैसे फिक्स है, वॉल्यूम ये है कि इसका जो पूरा का पूरा डायमेंशन, पूरा का पूरा जो एरिया कवर कर रहा है, मेरे हाथ में भी इतना ही एरिया कवर करेगा, जितना ऐसे हम पकड़ूंगा, और जितना हम मेरे हाथ में कवर कर रहा है उतना ही क्या करें, हम टेबल पे रख दे उतना ही कवर करेगा, उतना अपने बैग में रख दे उतना कवर करेगा, उतना ही अलमारी में रख दे तो कवर करेगा। यानी प्लेस बदलने पर इसका वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। पेन अपने हाथ में हम यूज कर रहे होंगे तो पेन का भी हम कहीं पास रख दे तो वो भी सॉलिड होगा। नोटबुक हम अपने नोटबुक में राइट डाउन कर रहे होंगे तो वो भी सॉलिड होगा। जिस टेबल पे हम बैठे होंगे वो भी क्या होगा, एक सॉलिड होगा, क्योंकि उसको इधर उधर प्लेस बदलने पर ना उसका वॉल्यूम बदलेगा ना ही तो उसका शेप बदलेगा। ठीक, और जिस टेबल पे हम स्टडी कर रहे होंगे वो टेबल भी एक सॉलिड होगा, क्योंकि उसका भी शेप नहीं चेंज होगा, ना वॉल्यूम चेंज होगा कोई भी प्लेस बदलने पर भी। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन क्या है सॉलिड की, हम देखते हैं। The substance which has definite volume and definite shape and size भी बोल दें, is called सॉलिड। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको देखें, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो ये मार्कर हो गया। अब आप भी सोचिए, आप सोचेंगे क्या, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस टेबल पे आप बैठे हैं वो भी सॉलिड है, तो हम क्या कर देंगे, वो चेयर भी हो जाएगा सॉलिड। जिस टेबल पे आप कॉपी रख के लिख रहे होंगे वो टेबल भी सॉलिड होगा, तो वो हम टेबल भी लिख दिए। चलिए,
टेबल। जिस पेन से लिख रहे होंगे वो भी क्या है, एक सॉलिड है, तो पेन भी लिख दिया हमने। ठीक, जिस कमरे में बैठे होंगे वो कमरा भी क्या होगा, एक सॉलिड से ही होगा, पूरा घर भी सॉलिड होगा। ठीक, ये बहुत बड़े बड़े सॉलिड हो गए। उसके आसपास आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही होंगी सॉलिड होगा। जैसे फ़ोन से आप पढ़ रहे होंगे तो फ़ोन भी क्या है, एक सॉलिड हो गया। ठीक, ये सब हमारे पास क्या है, सॉलिड है। इसके अलावा इट्स एक्स्ट्रा हम लगा दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम देख रहे हैं कि सॉलिड ही सॉलिड है, उसका शेप और साइज डिफिनिट है, वॉल्यूम भी डिफिनिट है, तो वो सॉलिड हो गया। ठीक, अब ये सॉलिड की तो डिफिनीशन थी। अब सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी उनके गुण होते हैं। ठीक, जैसे हम हैं तो हमारे गुण दूसरे इंसानों के गुण से अलग होंगे। मैं हूँ भाई, मैं क्या पता, मेरा एक गुण है कि मैं ये खाता हूँ, ये सब्ज़ी खाता हूँ, दूसरी सब्ज़ी नहीं खाता हूँ। दूसरा कोई है वो अपनी सब्ज़ी खाता है, मतलब कोई भी सब्ज़ी वो खाना पसंद करता हूँ जो मैं नहीं खाता हूँ, तो वो उसका गुण है। ठीक, अब मेरा है कि मैं चिल्ला के बात करूं तो मेरा गुण है, और वो धीरे से एकदम प्यार से बात करे तो वो उसका गुण है। ठीक, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ाई करना मेरा गुण है। ठीक, वो घूम रहा है, उसका गुण है। तो सबका गुण बदल रहा है, तो सॉलिड का भी ये क्या होगा, अपना अपना गुण होगा, यानी उसकी भी एक प्रॉपर्टी होगी। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ना। सॉलिड की प्रॉपर्टी हम देखेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक। सबसे पहला इसमें अगर प्रॉपर्टी देखें तो जो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स क्यों है, शेप फिक्स क्यों है, साइज फिक्स क्यों है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम किसके स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट। साइंस हम पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड लिक्विड गैस ये पता होना चाहिए साइंस में। ये क्लास 9th की चीज़ें हैं, अभी 11th का ये बेस चल रहा है, इस वजह से इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इसको पहले चैप्टर में। जबकि ये पता होना चाहिए, क्लास 9 में हमको ये सब बता दिया जाता है, हम बस इसको रिवाइज करा रहे हैं एक तरीके से। ठीक, तो हम सबसे पहले सॉलिड सोचना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम 9th में बच्चे हो तो चलो हम कह रहे हैं भूल जाओ उसको, वहीं नहीं सोचे तुम। ठीक, अब हम बड़े हो रहे हैं, 11th में आ गए हैं, एक अच्छे लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, साइंटिफिक, यही केमिस्ट्री फिजिक्स का पूरा खेल यहीं से शुरू होगा। पूरा का पूरा साइंस के बारे में डिटेल स्टडी अब हम यहीं से करेंगे। ठीक, अगर ये आ गया तो आगे तक हमारी पकड़ बहुत मजबूत होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फिक्स ही क्यों है, क्यों हो रहा है फिक्स, शेप क्यों फिक्स हो रहा है, इसका कोई रीज़न तो होगा। रीज़न हमको जानना जरूरी है, तो हम उसके रीज़न के बारे में सोच रहे हैं। जो सॉलिड के सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी ही बताती है, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लोजली टाइटली कहने का मतलब एक दूसरे से, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं कुछ इस तरह एक दूसरे से इतने पास हैं कि हम उनके बीच के डिस्टेंस को, इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को हम मेज़र नहीं कर सकते, इतने पास हैं ये सॉलिड के पार्टिकल। ठीक, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो सॉलिड के पार्टिकल हैं एकदम एक दूसरे से पास है। जो मैं इतनी गैप इसमें कर रहा हूँ, ये इसमें गैप भी नहीं होता है। इसी से भी देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट ही है, इसका पूरा पता चल जाएगा इसके बारे में। ये पूरा हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक, मैंने इसको ऐसे पैक कर दिया कि कोई सॉलिड रहा होगा, उसके पार्टिकल ऐसे अरेंज हैं एक दूसरे से पूरे रैंडमली। ठीक, एकदम पास इस सॉलिड के पार्टिकल हैं। ठीक, अब इसमें देखिए इंटरनल जो स्पेस मैंने बनाया वो स्पेस है भी नहीं इस सॉलिड में, ये बस दिख रहा है। जो इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है सॉलिड के बीच
वो एकदम ज़ीरो होता है। इंटरनल मॉलिक्यूलर एकदम स्पेस एकदम ज़ीरो होता है। सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट कर नहीं पाते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं पार्टिकल, ठीक ऐसे बड़े बड़े हम अगर बना दें एक दूसरे से, तो अगर हम इस पार्टिकल को खींचेंगे तो इतने ज़्यादा टाइटली फोर्स ये बंधा हुआ है जिसे बोलते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स से ये इस पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जो एक दूसरे को बांध करके रखे हुए है। ठीक, ये पार्टिकल ना इसको इधर जाने दे रहा है ना इधर जाने दे रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इन पार्टिकल के बीच में लग रहा है। ठीक, तो इन पार्टिकल के बीच में जब स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है तो अगर हम खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा और ये डिस्प्लेस हो जाएगा साथ में। ठीक, तो सॉलिड के जो डिफिनिट शेप है इन्हीं पार्टिकल के कारण होते हैं। वॉल्यूम जो डिफिनिट है इन्हीं पार्टिकल के कारण होते हैं, क्योंकि जो इनके पार्टिकल होते हैं एक पर्टिकुलर कहने का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है। पैटर्न कहने का मतलब एक लाइन ऐसे बन रही है कि एकदम ऐसे एक लाइन में है, फिर एक लाइन में है, दूसरे पार्टिकल फिर एक लाइन में है, फिर ऐसे एक लाइन में है, और इनको ऐसे अरेंज कर दे तो एक फिक्स पैटर्न बना रहे हैं ये। तो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होने के कारण इनका वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। अब जब दूसरी बात आती है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस कम होता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, लेकिन इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और जो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो एक दूसरे पार्टिकल को, ये जो अंदर वाले पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को टाइटली एक दूसरे से बांधे हुए रहते हैं, पैक्ड रहते हैं, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। और जब सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं तो सॉलिड में वाइब्रेशन होता है। हीट करने पर इनके काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, चेंजेस होती है, मतलब पार्टिकल इधर उधर रैंडमली घूमने लगते हैं सॉलिड में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं घूम पाते क्योंकि इसमें स्पेस कम है इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस में। लेकिन इसको अगर एनर्जी देंगे, एनर्जी देने पर इनके जो पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट कहने का मतलब एक पार्टिकल अगर यहाँ पास है तो अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो स्पेस तो है नहीं पूरे में लैटिस में, और लैटिस में स्पेस जब नहीं है तो क्या करेगा, बस ये इधर उधर ऐसे ऐसे करेगा, बस इधर उधर अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो इधर उधर होगा और एक वाइब्रेशन होगा जिसे बनाने की आवाज़ आती है। कभी आपने सुना होगा स्टील की रॉड गिरती है ज़मीन में तो घन से आवाज़ आती है, देर तक सुनाई देती है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसको जो पार्टिकल हैं टाइटली पैक्ड हैं और गिरने की वजह से जो उनमें एनर्जी आई पार्टिकल में, स्पेस तो है नहीं, इधर उधर मोशन करने लगते हैं और भन्न से आवाज़ आती है। लोहा गिरता है तब आवाज़ आती है। तो सॉलिड में यही खासियत होती है कि वो अगर गिरते हैं तो उनके पार्टिकल मोशन नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस से टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, और जब इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है तो इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। अब डेंसिटी क्या चीज़ है अब ये भी नहीं पता होगा, तो डेंसिटी हम बता देते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं और मास अपॉन वॉल्यूम इसका फार्मूला होता है। डेंसिटी होती क्या है, किसी भी हम अगर बॉडी को इसका मार्कर ले लें, इस मार्कर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का एक वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच ना। जो आर है, जो ये गोला गोला दिख रहा है ना, इसका क्या है, रेडियस है इस सर्कुलर पार्ट का, और ये एच जो है इसकी हाइट है, और पाई की वैल्यू हमको पता होती है, कांस्टेंट है 22/7 इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इसका हो गया। अब इसका जो मास होगा, इस वॉल्यूम में जितने भी मास होंगे उसको उसका जो हम रेशियो ले लें मास टू वॉल्यूम इसका, तो इसकी डेंसिटी निकल आएगी, क्योंकि इसके वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाई है, यूनिट मास में, यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मैटर का कितना मास ऑक्युपाई है, कितना मास है यूनिट वॉल्यूम में, वही उसकी डेंसिटी होती है। मान लीजिए इसका 1 kg होगा वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब होगा इसका वॉल्यूम, और इसका अगर 1 kg आ जाए
मास 1 kg, तो इसका जो डेंसिटी होगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इतनी इसकी चर्चा थी। तो अब आगे इसके बारे में हम और डिटेल में इसकी प्रॉपर्टी लिख लें। आई होप इसको समझ में आया होगा। तो इसका हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला इसमें हम लिखते हैं पार्टिकल ऑफ particles of solid tightly packed ठीक। दूसरा हमारे पास आता है द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब एकदम ज़ीरो होता है। ठीक, थर्ड नंबर में आता है इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम इज वेरी स्ट्रांगली ठीक। चौथा नंबर द पार्टिकल particles of solid can be vibrate का मतलब वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक, पांचवा नंबर इधर हम लिख दें द डेंसिटी, दिख नहीं रहा होगा और नीचे से द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग point of solid is हाई, यानी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ इसमें वेरी करती हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ। ठीक,
सो ये वाला पॉइंट कैमरे में दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। ये 5 नंबर वाला पॉइंट था। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। ठीक, ये हो गया, ये नोट कर लीजिएगा।